कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से टाउन कोरोजो से होती है, जहां हम एक हाई स्कूल गर्ल कीरी को देखते हैं। वो कहती है कि जो कहानी वो सुनाने वाली है वो इस टाउन में हुई अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में है। इसके बाद कीरी रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड सुइची से मिलने के लिए। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सुइची कीरी से पूछता है कि क्या उसने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है। कीरी हैरान होके पूछती है कि वो अपना टाउन क्यों छोड़ देंगे। तब सुइची कहता है कि इस टाउन में कुछ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। वो कीरी को पास बहते पानी की तरफ दिखाता है, जहां पानी में स्पाइरल पैटर्न्स बन रहे होते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, आजकल टाउन में हवा भी बहुत तेज चल रही है और सुइची को लगता है कि इसका असर उसके फादर मिस्टर साइतो पर हो रहा है। उसके फादर का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब ज्यादातर वक्त अपने रूम में ही रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा कमरा स्पाइरल शेप्ड चीजों से भर लिया है और वो घंटों तब तक उन स्पाइरल को घूरते रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी उनकी आंखें भी गोल गोल अलग अलग डायरेक्शन में घूमने लगती हैं। ये सब सुन के कीरी को थोड़ा अजीब लगता है। सुइची आगे बताता है कि एक बार डिनर के टाइम उसके फादर बहुत गुस्सा हो गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि खाने में कोई भी चीज स्पाइरल शेप की नहीं बनी थी। तब उन्होंने अपने सूप को स्पून से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, जैसे बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं मिलता हो। वो नहाने से पहले भी पानी को स्पाइरल बनाकर घुमाते हैं और फिर उसमें नहाते हैं। ये सब सुनकर कीरी थोड़ा हंसने लगती है, लेकिन शुइची कहता है कि जब तक वो खुद ये सब नहीं देखेगी तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि ये कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजता है, जो हर शाम 5 बजे बजता है। सुइची को इस आवाज से नफरत है। उसे लगता है जैसे कोई बार बार उसके कानों में सुई चुभा रहा है। धीरे धीरे उसे इस टाउन की हर चीज से नफरत होने लगती है। पहाड़, समुंदर, लाइट हाउस, सब कुछ। सुइची कहता है कि ये टाउन उसे भी पागल बना देगा, क्योंकि अब उसे हर जगह सिर्फ स्पाइरल्स ही नजर आते हैं। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब कीरी घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सुइची के फादर मिस्टर साइतो वहां आए हुए हैं। वो कीरी के फादर से मिलने आए हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिस्टर साइतो उनके काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये घूमता हुआ व्हील बिल्कुल स्पाइरल जैसा लगता है। वो चाहते हैं कि कीरी के फादर उनके लिए एक परफेक्ट स्पाइरल शेप्ड बर्तन बनाएं, कुछ ऐसा जो देखते ही चक्कर आने लगे। और अगर वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा है। उनके लिए स्पाइरल सिर्फ एक शेप नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस पावर है, जैसे हर स्पाइरल के अंदर कोई अजीब ताकत छुपी हो। मिस्टर साइतो की बातें बिल्कुल एक पागल इंसान जैसी लग रही होती हैं। अगले दिन स्कूल में कीरी की दोस्ती एक लड़की आजामी से होती है। कीरी उसे अपने बॉयफ्रेंड सुइची के बारे में बताती है कि पहले वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो सिटी में पढ़ने जाता है और रोज ट्रेन से आता जाता है। आजामी कहती है कि उसे उन दोनों से जलन हो रही है, क्योंकि उसके लायक तो पूरे स्कूल में कोई लड़का है ही नहीं। कीरी मजाक में कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी कीरी को आजामी के फोरहेड पर एक निशान दिखता है। आजामी बताती है कि बचपन में उसे ये चोट लगी थी, जब वो एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए रोप्स पर चल रही थी, लेकिन गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। लेकिन अजीब बात यह है कि उस इंसिडेंट के बाद उस लड़के के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई और तब से जिस भी लड़के पर आजामी नजर डालती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, शायद इस निशान की वजह से। बाद में कीरी स्टेशन पर जाती है और आज आजामी भी उसके साथ होती है, क्योंकि वो सुईची से मिलना चाहती थी। वहाँ कुछ लड़के आजामी को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। जब सुईची आता है, कीरी उसकी मुलाकात आजामी से करवाती है। वो बताती है कि आजामी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। वो सिटी में रहती है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन आती है। लेकिन जैसे ही शुइची आजामी को देखता है, उसे एक अजीब फीलिंग आती है। उसे आजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइरल दिखने लगता है और वो डर जाता है। तुरंत कीरी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। कीरी पूछती है क्या हुआ, तब शुइची कहता है कि उसने आजामी के अंदर स्पाइरल देखा है और कीरी को उससे दूर रहना चाहिए। जब कीरी घर लौटती है तो उसके फादर कहते हैं कि मिस्टर साइतो ने जो बर्तन बनाने को कहा था। अब जब बर्तन कंप्लीट हो जाते हैं तो कीरी उसे डिलीवर करने के लिए सुईची के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि अब इस बर्तन की जरूरत ही नहीं है। सुईची के फादर मिस्टर साइतो कहते हैं कि उन्हें समझ आ गया है कि स्पाइरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी होता है। इतना कहकर वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और उसे स्पाइरल शेप में घुमाकर दिखाते हैं। ये देख कीरी पूरी तरह डर जाती है और चीखते हुए वहां से भाग जाती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है, क्योंकि मिस्टर साइतो ने कुछ स्पेशल चीजें ऑर्डर की होती हैं। दूसरी तरफ रास्ते में सुईची को आजामी मिलती है। वो पूछती है कि जब हर लड़का उस पर फिदा है तो सुईची उसे देखकर भाग क्यों गया। सुईची फिर से उसके पीछे स्पाइरल देखता है और उससे पूछता है कि उसके माथे पर क्या है। आजामी कहती है कि वो सिर्फ एक बचपन की चोट का निशान है।
लेकिन जैसे ही वो अपने बाल हटाती है, वो निशान अब एक स्पाइरल शेप ले चुका है। शुइची तुरंत समझ जाता है ये इस टाउन का कर्ज है। वो आज़ामी से कहता है कि तुरंत यहाँ से चली जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आज़ामी मना कर देती है क्योंकि अब वो शुइची की दीवानी हो चुकी थी। उसने ऐसा पहला कभी फील नहीं किया। शुइची उसे लास्ट वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद शुइची के फादर की डेथ हो जाती है। सबको बताया जाता है कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन सच कुछ और ही था। सुइची कीरी को बताता है कि उसके फादर का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि वो पूरी तरह पागल हो गए थे। एक रात जब वो और उसकी मॉम हॉस्पिटल से लौटते हैं तो उन्हें मिस्टर साइतो कहीं नहीं मिले। फिर जब वो उनके रूम में जाते हैं वहाँ एक स्पेशली ऑर्डर्ड गोल्ड टब पड़ा होता है। जब वो उसका लिड खोलते हैं तो अंदर मिस्टर साइतो का डेड बॉडी होता है जो अपने आप को जबरदस्ती स्पाइरल शेप में मोड़ चुका होता है। उसकी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सेरेमेशन के वक्त एक और अजीब चीज होती है, उनकी बॉडी जलने से जो धुआं निकलता है वो आसमान में एक बड़े स्पाइरल का शेप बना लेता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो धुआं धीरे धीरे नीचे आने लगता है और सीधे टाउन के तालाब की तरफ चला जाता है। सुईजी की मदर यूकी चीखने लगती है क्योंकि उन्हें उस स्पाइरल के अंदर मिस्टर साइतो नजर आते हैं, जैसे वो खुद एक स्पाइरल बन चुके हो। ये सब देख के वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती हैं। हॉस्पिटल में यूकी की कंडीशन और खराब हो जाती है। उसे हर जगह स्पाइरल्स नजर आने लगते हैं। नर्स के बालों में, अपने फिंगरप्रिंट्स में इतना डर जाती हैं कि वो अपना सिर मुंडवा लेती हैं और अपनी उंगलियों की स्किन तक काट देती हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई स्पाइरल ना दिखे। हर स्पाइरल उसे उसके हस्बैंड की मौत की याद दिला देता है। इधर आजामी का ऑब्सेशन और डेंजरस हो चुका होता है। एक लड़का जो काफी टाइम से उसका पीछे था, उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। आज़ामी उसका यूज करती है। अगली बार जब वो मिलता है तो आज़ामी के सर पर जो निशान था वो अब एक और बड़ा सा स्पाइरल होल बन चुका होता है। वो लड़का धीरे धीरे उस स्पाइरल में खींचने लगता है जैसे कोई ब्लैक होल हो, और कुछ ही सेकंड में आज़ामी उसे पूरी तरह निगल लेती है। कीरी जब चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंचती है तो शुइची एक पेड़ पर चढ़ा होता है। वो बताता है कि आज़ामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया और अब वो स्पाइरल खुद आज़ामी को भी अंदर खींच रहा है। धीरे धीरे आज़ामी का पूरा शरीर उस स्पाइरल में समा जाता है और वो गायब हो जाती है। उन्हें क्या पता था कि ये सब जो उन्होंने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अगला सीन हमें कीरी के स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ काटायामा आज फिर लेट आता है। टीचर योको उसे अपनी सीट पर जाने को बोलती है, लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि कातायामा की पीठ पूरी तरह से सूज गई है। जब उससे पूछा जाता है वो कहता है कि पता नहीं क्यों उसकी पीठ पर अचानक स्वेलिंग आ गई है। वो बहुत धीरे धीरे चलकर अपनी सीट पर बैठता है और उसका चलना और बिहेवियर दोनों ही काफी अजीब लग रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उसकी पीठ बिल्कुल स्नेल के शेल जैसी लग रही है और कीरी तुरंत समझ जाती है कातायामा पर भी उजुमाकी का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घर देखते हैं जहाँ एक कपल काजुनारी और योरिको रहते हैं। अचानक उन्हें आवाज आती है और वो दोनों सांपों को देखते हैं जो एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। यूरिको पूछती है कि वो लड़ रहे हैं जैसे उनके पेरेंट्स लड़ते हैं, लेकिन काजुनारी कहता है कि वो लड़ नहीं रहे हैं बल्कि मीटिंग कर रहे हैं। वो दोनों सांप धीरे धीरे रेंगते हुए एक गड्ढे में चले जाते हैं। उसी दिन कीरी अपनी दोस्त शीनो के साथ घर जा रही होती है। दोनों एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। शीनो कहती है पता नहीं आज़ामी कहाँ गायब हो गई और कीरी को उसकी याद आ रही होगी। पुलिस ने भी कीरी से पूछताछ की थी। कीरी चुप रहती है क्योंकि वो सच जानती है आज़ामी अब जिंदा नहीं है। शीनो फिर बताती है कि अब लोग डेड बॉडीज को जलाने के बजाय दफन कर रहे हैं क्योंकि जब बॉडीज जलाई जा रही थी तब आसमान में स्पाइरल शेप्स बन रहे थे। लोगों का कहना है कि शायद फर्नेस में प्रॉब्लम है या वेदर खराब है, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसे स्पाइरल्स तभी बनते हैं जब इसी टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है। इसी वजह से अब सबको दफनाया जा रहा है ताकि धुएं से स्पाइरल ना बने। ये सोचकर ही शीनो डर जाती है। उनके स्कूल के रास्ते में डेड बॉडीज दबी हुई है। तभी अचानक एक लड़का सामने आकर उन्हें डरा देता है। यामागुची, जिसे लोग जैक इन द बॉक्स भी कहते हैं, उसे बचपन से ही कीरी पर क्रश है। वो फिर से कीरी को आई लव यू बोलता है। शीनो उसे समझाती है कि कीरी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन यामागुची को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो कीरी को जरूर अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। कीरी इरिटेट होकर कहती है कि उसे परेशान करना बंद करो और वहाँ से चली जाती है। यामागुची पीछे से चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा, एक दिन कीरी उसके प्यार में जरूर पड़ेगी। घर जाते वक्त कीरी देखती है कि काजुनारी और योरिको के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं और उन्हें मार भी रहे होते हैं। कीरी काजुनारी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। काजुनारी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी और वो एक पुराने गरीब घर में रहते हैं। वो और योरिको पड़ोसी हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनारी कहता है कि उनके पेरेंट्स थोड़े पागल हैं, वो अपनी गरीबी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं
और जब दो पागल लोग लड़ते हैं तो वो इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। कीरी कहती है कि तुम तो ऐसे नहीं हो। काजुनारी कहता है कि अभी नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ रहे तो वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए वो और यूरी को मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। वो कीरी से प्रॉमिस कर लेता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और कीरी मान जाती है। इसके बाद कीरी हॉस्पिटल जाती है सुइची की मदर यूकी से मिलने। यूकी अभी भी अनस्टेबल है। कीरी सुइची को काजुनारी और यूरिके के बारे में बताती है और कहती है कि काश वो दोनों खुश रह सके। सुइची कहता है कि स्पाइरल कर्स की वजह से उनकी फैमिली लड़ती रहती है। उसने उनके घरों के आसपास भी स्पाइरल फील किया है। स्पाइरल ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यूकी की कंडीशन और खराब हो जाती है। उसे हर जगह स्पाइरल दिखने लगते हैं, इसीलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनती हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना दिखें और सर पर कैप पहनती हैं ताकि बालों का स्पाइरल ना दिखे। डॉक्टर और नर्सेज भी उसके सामने आते वक्त बाल छुपाकर रहते हैं ताकि वो ट्रिगर ना हो। फिर भी यूकी का डर कम नहीं होता। सुइची आगे बताता है कि स्पाइरल लोगों को धीरे धीरे पागल बना रहा है और उनकी आत्माओं को भी कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन काजुनारी के एरिया में स्पाइरल का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है और अब तो पूरा टाउन ही कर्स हो चुका है। फिर वो कीरी को एक लड़के की फोटो दिखाता है और कहता है जब भी कोई स्पाइरल का इफेक्ट में आता है तो उसे सबकी अटेंशन चाहिए होती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तब सुइची नोटिस करता है कि कीरी के बाल अचानक काफी बड़े हो गए हैं। कीरी घर जाकर मिरर में देखती है और शॉक हो जाती है। उसके बाल सच में काफी लंबे हो चुके होते हैं। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तो सब लोग उसके बालों को घूर रहे होते हैं। क्योको नाम की एक लड़की पूछती है कीरी तुम्हारे बालों को क्या हो गया। कीरी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बाल कर्ली हो चुके होते हैं और स्पाइरल शेप्स बना रहे होते हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि ये सब कैसे हो रहा है। क्योको कहती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए, लेकिन क्लास के बीच में ही अचानक कीरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप फिर से स्पाइरल शेप लेने लगते हैं। तभी सबकी नजर विंडो की तरफ जाती है। वहाँ कोई बिल्डिंग पर रेंग रहा होता है। सब बाहर जाकर देखते हैं। वो कातायामा होता है जो अब एक स्नेल बन चुका है। वो बिल्डिंग पर चिपक कर रेंग रहा होता है। उसकी आंखें भी स्नेल की तरफ बाहर निकली होती हैं। सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन क्लास का बुली सामुरा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। कीरी डर कर स्कूल से निकल जाती है और सीधा एक हेयर सैलून पहुंचती है। वो अपने बाल कटवाना चाहती है, लेकिन जैसे ही सैलून वाली लड़की उसके बाल काटने लगती है उसके बाल जिंदा जैसे रिएक्ट करने लगते हैं। उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो डर कर कीरी को मॉन्स्टर बोलती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अब कीरी के बाल खुद से ही हिल रहे होते हैं और धीरे धीरे और बड़े भी हो रहे होते हैं। घर पर उसके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ये बोलते हैं कि कीरी के बाल उसका गला दबाने लगते हैं। उसका छोटा भाई मित्सुओ कहता है उसके बाल गुस्से में हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। कीरी के डैड को लगता है शायद वो सही कह रहा है और वो हॉस्पिटल का आइडिया कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही वो ये बोलते हैं कीरी के बाल उसका गला छोड़ देते हैं। अब उन स्पाइरल को देखकर कीरी की फैमिली भी धीरे धीरे कर्ज के इफेक्ट में आने लगती है। अगली सुबह स्कूल में सब लोग सिर्फ कीरी के बालों को ही घूर रहे होते, जैसे सब लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो। योको को कीरी से जलन होने लगती है। वो डिसाइड करती है कि वो कीरी से भी ज्यादा अटेंशन लेकर रहेगी। इधर सामुरा अब भी कातायामा का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन जब वो कीरी के बालों को देखता है तो उस पर भी स्पाइरल कर्ज का इफेक्ट शुरू हो जाता है। कीरी उस जगह जाती है जहाँ कातायामा को बंद करके रखा गया है। वह पूरी तरह एक स्नेल बन चुका है और अपने शेल के अंदर सो रहा होता है। टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बुलाया होता है। जब उनको दिखाया जाता है कि ये ही उनका बेटा है तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई मजाक है, ये उनका बेटा हो ही नहीं सकता, और वो वहां से चले जाते हैं। कीरी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उस पर पानी डालने लगती है क्योंकि स्नेल को हमेशा गीले रहना पसंद होता है। जब कीरी वापस जा रही होती है तो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, सिर्फ उसके बालों को देखते हुए। सुमुरा भी उसके पीछे होता है, लेकिन अब वो काफी स्लो हो गया होता है। स्टेशन पर भी सब लोग सिर्फ उसके बालों को ही घूर रहे होते हैं। सुइची भी आता है, लेकिन बिना मिले ही वापस चला जाता है। रास्ते में कीरी को फिर यामागुची मिलता है। वो कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। कीरी मना कर देती है, कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। यामागुची कहता है कि वो अपना सच्चा प्यार प्रूव करेगा। वो रोड के बीच खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो अपने प्यार की ताकत से कार को रोक देगा, लेकिन कार नहीं रुकती और यामागुची उसके नीचे आकर मर जाता है। वो उसके लिए जैक इन द बॉक्स टॉय लाया हुआ था। अगली सुबह स्कूल में फिर से एक स्नेल बिल्डिंग पर रेंगता हुआ दिखता है। सबको लगता है कि ये कातायामा भाग गया, लेकिन वो कातायामा नहीं, वो सुमुरा होता है। अब उसे भी पकड़कर पिछले वाले के साथ केज में डाल दिया जाता है और दोनों स्नेल्स आपस में मेटिंग करने लगते हैं। तभी पीछे से क्योको कीरी को बुलाती है। उसने भी अपने बाल कीरी जैसे स्पाइरल बना लिए होते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उसे भी कीरी से ज्यादा अटेंशन मिले। क्योको कीरी से लड़ने आई होती है, लेकिन कीरी को लड़ने का कोई शौक नहीं होता। वो अपने बालों की वजह से ऑलरेडी काफी थक चुकी होती है। क्योको कहती है कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, और ये कहकर वो सीधा कीरी पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। कीरी के बाल भी रिएक्ट करते हैं और क्योको पर हमला कर देते हैं। अब वहाँ बालों की लड़ाई
लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शुइची एक सीजर लेकर वहां पहुंचता है और वो क्योको के बाल काट देता है और कीरी का गला आजाद हो जाता है। लेकिन तब तक कीरी बेहोश हो चुकी होती है। कीरी के बाल शुइची को भी पूरी तरह लपेट लेते हैं और कीरी जमीन पर गिर जाती है। ये देख क्योको हंसने लगती है क्योंकि अब उसके हिसाब से वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह गई है और वो एटीट्यूड में वहां से चली जाती है। इधर शुइची मुश्किल से सीजर से बालों को काट कर बाहर निकाल लेता है और फिर कीरी के बाल भी काट देता है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। उधर क्योको को सब लोग घूर रहे होते हैं और इस अटेंशन से वो बहुत खुश होती है। लेकिन धीरे धीरे ये बाल उसकी एनर्जी चूसने लगते हैं, वो कमजोर होने लगती है। फिर भी उसे और अटेंशन चाहिए होती है। वो एक पोल को पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसके बाल उस पोल से ऐसा लिपट जाते हैं जैसे बेल पेड़ पे लिपटती है और वहीं क्योको की मौत हो जाती है। इधर कीरी को होश आता है तभी टीचर चिल्लाता है कि कातायामा और सामुरा अपने कैद से भाग चुके हैं और अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो वो टाउन में अफरा तफरी मचा देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान पीछे छूट रहे हैं। कीरी और सुइची उनका पीछा करते हैं और स्कूल के पास वाली गली में पहुंच जाते हैं। वहां उनके टीचर को तो एक गड्ढे के पास बैठे मिलते हैं जिसमें ढेर सारे अंडे होते हैं। वो बताते हैं कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने दिए हैं। कीरी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि वो दोनों तो मेल थे, फिर अंडे कैसे? वो तो बताते हैं कि स्नेल्स हर्मैफ्रोडिट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों। अगर ये अंदर हैच हो गए तो पूरा टाउन बर्बाद हो सकता है, इसलिए वो तुरंत उन अंडों को कुचलने लगता है। कीरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो तो नहीं मानता और सारे अंडे क्रश कर देता है। तभी कीरी को याद आता है आज काजुनारी और योरी को भागने वाले थे। वो दोनों तुरंत स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में काजुनारी और योरी को मिलते हैं। वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें देख लिए हैं और स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। शुइची कहता है कि उन्हें बीच के रास्ते से भाग जाना चाहिए, शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। सब लोग बीच की तरफ भागने लगते हैं लेकिन काजुनारी और योरी को थक जाते हैं और उनके फादर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। योरी को पूछती है क्या हमें फिर से अलग कर दिया जाएगा? काजुनारी कहता है अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता और इतना कहकर वो अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर स्पाइरल की तरह घुमाने लगता है। सब शॉक हो जाते हैं। फिर योरी को भी वही करती है और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर दो सांपों की तरह उलझ जाते हैं। उनके फादर्स उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्टील केबल की तरह टाइट हो चुके होते हैं। योरी को कहती है अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे और फिर दोनों रेंगते हुए समंदर के अंदर चले जाते हैं। उस रात एक और अजीब चीज होती है। टाउन का पुराना लाइट हाउस जो सालों से बंद था अचानक से जल उठता है। कीरी रास्ते में एक औरत को देखती है जो बस गोल गोल चक्कर लगा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वो घर जा रही है लेकिन वो एक ही जगह घूमे जा रही होती है। स्टेशन के पास भी एक आदमी गोल गोल घूमे रहा होता है। वो मदद मांग रहा होता है क्योंकि वो सीधा चल ही नहीं पा रहा। एक लड़की भी वही कर रही होती है। स्कूल में सब इस लाइट हाउस के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है अगर कोई उस लाइट हाउस की रोशनी को देख ले तो वो पागल हो जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। तभी अचानक गेट खुलता है और टीचर्स को तो अंदर आते हैं लेकिन अब वो खुद ही एक स्नेल बन चुके हैं। उनके बॉडी पर हजारों अंडे लगे होते हैं। फिर भी वो क्लास लेने आया होता है। जब कीरी घर जा रही होती है तो उसे उसका छोटा भाई मित्सुआ मिलता है जो जल्दी में कहीं जा रहा होता है। वो दोनों बीच की तरफ जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि एक बोट अचानक किनारे से टकरा गई है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ क्योंकि कल ही लाइट हाउस भी अचानक चलने लगा था। बोट पर जो 3 लोग टकराने के बाद वो वहीं पर गोल गोल घूमने लगे थे और पानी में गिरकर मर जाते हैं। लोगों ने उनमें से एक को तो बचा लिया लेकिन बाकी 2 लोग मारे गए। एक आदमी बताता है कि कल रात 5 एक्सपर्ट्स लाइट हाउस के चेक करने अंदर गए थे लेकिन अब उन 5 का भी कोई पता नहीं है। मित्सुओ अपने दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। कीरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सब अंदर चले जाते हैं। मजबूरन कीरी भी उनके पीछे लाइट हाउस के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो मित्सुओ से कहती है कि तुरंत नीचे आओ लेकिन उसके दोस्त कहते हैं ये शेड्स कितनी अजीब और इंटरेस्टिंग है, चलो ऊपर चलते हैं। कीरी भी उनके पीछे ऊपर जाने लगती है लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती है उसे बहुत थकान होने लगती है, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। साथ ही हवा में कुछ अजीब सी जलने की बदबू आ रही होती है। अचानक कीरी को स्टेयर्स पर कुछ जली हुई लाशें दिखती हैं। ये वही 5 लोग होते हैं जो कल रात लाइट हाउस चेक करने आए थे। वो पूरी तरह जल चुके होते हैं। कीरी ये देखकर शॉक हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो डर के मारे वही बैठ गए होते हैं। वो बताते हैं कि मित्सुओ और उसका दोस्त ऊपर चढ़ गए हैं। कीरी उसे कहती है कि वो उन्हें लेने जा रही है, तुम दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाओ। कीरी फाइनली लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचती है जहाँ एक बड़ा सा स्पाइरल बना होता है। मित्सुओ कहता है हम हिल नहीं पा रहे, ये स्पाइरल हमें घूर रहा है। कीरी समझ जाती है कि ये लाइट हाउस का लेंस है लेकिन ये नॉर्मल लेंस नहीं लग रहा है, ये अजीब तरह से पिघला हुआ स्पाइरल जैसा लग रहा है। तब कीरी नोटिस करती है कि सूरज ढलने वाला है और जैसे ही सूरज डूबेगा लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। उसे समझ आ जाता है कि जैसे ही लाइट ऑन होगी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद इसी वजह से वो 5 लोग भी जलकर मार गए। वो तुरंत मित्सुओ को पकड़कर नीचे भागने लगती है। जैसे ही सूरज ढलता है लाइट हाउस की लेंस जलने
फैलने लगती है और वहां से डेंजरस हीट निकलने लगती है। मित्सुओ का एक दोस्त सीढ़ियों पर ही गिर जाता है और उस हीट की वजह से वहीं जलकर राख हो जाता है। अब वो हीट कीरी और मित्सुओ तक भी पहुंच रही होती है। अब कीरी अपने भाई मित्सुआ के साथ लाइट हाउस में फंस गई थी, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बचकर निकल आते हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कीरी लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। सुईची उसे बताता है कि हमारे कान के अंदर एक ऑर्गन होता है कोचिला, जो साउंड डिटेक्ट करता है और उसका शेप भी एक स्पाइरल जैसा होता है। सुईची की मदर यूकी की कंडीशन अब थोड़ी बेटर है, लेकिन वो अब भी स्पाइरल से बहुत ज्यादा डरती हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि यूकी को सिटी के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये सुनकर यूकी डर जाती है। इसी बीच सुईची की नजर वॉल पर लगे एक चार्ट पर पड़ती है जिसमें ईयर का स्पाइरल ऑर्गन बना होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर यूकी को इसके बारे में पता चल गया तो वो और भी ब्रेकडाउन कर सकती है, क्योंकि वो पहले ही अपने बाल और उंगलियों का काट चुकी है सिर्फ स्पाइरल से बचने के लिए। तब सुईची को विंडो के बाहर एक बड़ा सा मॉस्किटो स्वॉर्म दिखता है जो स्पाइरल शेप बना रहा होता है। कीरी भी नोटिस करती है और आजकल मॉस्किटोस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सुईची कहता है ये सब उजुमाकी के कर्ज की वजह से हो रहा है। सुईची वहां से चला जाता है और कीरी दो लोगों को बात करते हुए सुनती है कि आज सुबह 10 से ज्यादा प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उन्हें हजारों मॉस्किटोस ने काटा है। एक नर्स कीरी को बताती है कि मैटरनिटी वार्ड फुल हो चुका है, इसलिए उसे अपना रूम एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ शेयर करना पड़ेगा। कीरी जब उस पेशेंट को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो उसकी कजन केइको होती है। कीरी उसे बेड पर लेटाती है और उसका सामान सेट करती है। तब उसे केइको के बैग में एक हैवी सा टूल मिलता है जो कुछ अजीब लग रहा होता है। केइको कहती है कि उसे ड्रॉर में रख दो और कीरी ऐसा ही करती है। रात को सब सो रहे होते हैं लेकिन केइकी की आंख खुल जाती है। इधर कीरी के फादर उस तालाब से मिट्टी ला रहे होते हैं जहाँ डेड बॉडीज का धुआं जाकर मिलता है। वो उसी मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हॉस्पिटल में पता चलता है कि 3 पेशेंट की मिस्टीरियस डेथ हो गई है। उनके शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनका सारा खून सूख चुका होता है, जैसे किसी ने उनका ब्लड चूस लिया हो। रात में किसी ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ मॉस्किटोस की आवाज आ रही थी। कीरी ये बात केइकी को बताती है लेकिन केइको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने बेबी के बारे में बात कर रही होती है जो उसके पेट में मूव कर रहा होता है। अभी सुईची रूम में आता है और मॉस्किटो स्प्रे लेकर आता है। जैसे ही वो एक मॉस्किटो को देखता है उस पर स्प्रे करता है। मॉस्किटो मर जाता है लेकिन केइको की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। सुईची कहता है क्या तुम जानती हो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही ब्लड पीती हैं और वो भी तब जब उनके अंदर एग्स होते हैं। तभी नर्स आकर सुईची को रूम से बाहर निकाल देती है और कीरी विंडो खोल देती है जिससे केइकी की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। एक तो इसमें नाम गाइस इतने अजीबोगरीब, केइकी सुईची पर दिमाग खराब हो रहा है नाम के चक्कर में। जोक्स असाइड स्टोरी पे आते हैं। सोने से पहले कीरी केइकी से कहती है ध्यान रखना कोई मॉस्किटो तुम्हें ना काट ले, लेकिन केइको कहती है मुझे मॉस्किटो पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, और वो सो जाती है। रात के बीच कीरी की नींद एक अजीब सी बिन बिनाहट से खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखती है जहाँ उसे लगता है कि हजारों मॉस्किटोज की आवाज आ रही है, लेकिन सच कुछ और होता है। वो एक्चुअली प्रेग्नेंट औरतों का एक झुंड होता है जो ज़ॉम्बीज की तरह चल रही होती है और हर एक के हाथ में एक ड्रिल मशीन होती है। कीरी एक औरत का पीछा करती है जो एक पेशेंट के पास जाकर उसके गले पे ड्रिल से छेद करती है और फिर उसका सारा खून पीने लगती है। ये देख कीरी शॉक हो जाती है। तभी वो औरत उसे देख लेती है और अब वो कीरी का पीछा करने लगती है। कीरी भागने की कोशिश करती है लेकिन अपनी चोट की वजह से वो तेजी से भाग नहीं पाती। वो औरत कीरी को मारने ही वाली होती है। तभी आवाज सुनकर एक और पेशेंट बाहर आ जाता है। सारी प्रेग्नेंट औरतें उस आदमी को घेर लेती हैं। उनमें से एक औरत हवा में स्पाइरल का शेप बनाती है और उससे वो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर सब मिलकर उसके बॉडी में छेद करते हैं और उसका सारा खून पीने लगते हैं। एक नर्स ये सब देख लेती है लेकिन वो भी इन औरतों का शिकार बन जाती है। आज के लिए उन्होंने काफी खून पी लिया होता है, इसीलिए वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन कीरी ने उनका सीक्रेट देख लिया था, इसीलिए अब वो उसके पीछे पड़ जाती है। कीरी भागकर अपने रूम में आती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। वो केइकी को मदद के लिए बुलाती है लेकिन केइको खुद भी उन औरतों की तरफ पोसेस होती है। वो अलमारी से अपनी ड्रिल मशीन निकालती है, वही टूल जो कीरी ने उसके बैग में देखा था। केइको कहती है मुझे तुम्हारा सारा खून दे दो और बाकी औरतें भी कीरी को घेर लेती है। तभी कीरी के हाथ में मॉस्किटो स्प्रे लग जाता है जो सुईची पहले लाया था। वो तुरंत सब औरतों पर स्प्रे कर देती है और वो सब औरतें बिल्कुल मॉस्किटोज की तरह डर कर भाग जाती हैं। इधर यूकी अपने रूम में सो रही है। तभी एक कीड़ा उसके कान में घुसने की कोशिश करता है। वो उसे दूर फेंक देती है लेकिन वो कीड़ा घूमकर स्पाइरल शेप बना देता है और उस स्पाइरल में यूकी को अपना मरे हुए हस्बैंड मिस्टर साइतो नजर आते हैं। वो कहते हैं मेरी जान मेरी तरह स्पाइरल बन जाओ, मैं तुम्हारे कान के अंदर वाले स्पाइरल में रहता हूँ। ये सुन यूकी चीखने लगती है। अगली सुबह तक सब प्रेग्नेंट औरतें नॉर्मल हो जाती हैं। उनके कपड़ों पर से खून के निशान भी गायब हो जाते हैं। कीरी डॉक्टर्स को बताती है कि रात में क्या हुआ था, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लोग मॉस्किटोज के काटने से मरे हैं क्योंकि बॉडीज पर जो ड्रिल निशान है वो भी गायब हो चुके हैं। इसलिए कोई नहीं मानता कि इन औरतों ने अपने बच्चों के लिए खून पिया है और वो बच्चे जल्दी पैदा होने वाले हैं। इधर यूकी सुईची को बताती है कि उसके कान के अंदर
अंदर एक स्पाइरल है। ये बात उसे उसके हस्बैंड ने बताई है। सुइची कहता है कि वो सिर्फ सपना था, लेकिन यूकी जिद करती है। वो खुद चार्ट देखने पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है, लेकिन डॉक्टर ने वो चार्ट पहले ही हटा दिया होता है। डॉक्टर झूठ बोलता है कि तुम्हारे बॉडी में अब कोई स्पाइरल नहीं है। नर्स यूकी को वापस रूम में ले जाती है और उसे ड्रिप लगा देती है, लेकिन यूकी को उस बॉटल के अंदर भी स्पाइरल नजर आ रहे होते हैं और फिर से मिस्टर साइतो की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। यूकी डर के मारे ड्रिप की नीडल निकाल देती है, लेकिन उसे वो नीडल भी स्पाइरल जैसी लगती है। अब उसे लगता है कि स्पाइरल उसके कान के अंदर घुस चुका है। वो रॉड से एक सीजर निकालती है और उसे अपने कान के अंदर घुसा देती है। इधर डॉक्टर और सुइची बात कर रहे होते हैं कल कि अच्छा हुआ उन्होंने वो चार्ट हटा दिया। तभी उन्हें यूकी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद यूकी के कान पर बैंडेज कर दिया जाता है, लेकिन वो अब भी स्पाइरल से डर रही होती है और इसी डर के साथ उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी बॉडी को जलाया जाता है तब भी आसमान में वही स्पाइरल बनने लगते हैं। इधर कीरी के फादर को अपनी भट्टी में भी स्पाइरल नजर आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सब प्रेग्नेंट औरतें बच्चों को जन्म देती हैं, जो देखने में नॉर्मल लग रहे होते हैं। कीरी जब खाना खा रही होती है तो उसमें मशरूम्स होते हैं, लेकिन उससे उसका टेस्ट बहुत अजीब लग रहा होता है, जैसे उनमें से खून की बदबू आ रही हो। वो सुइची को बताता और सुइची मशरूम के स्पाइरल पैटर्न देखकर डर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के बाकी लोग उस मशरूम को दीवाने हो चुके हैं। उन्हें वो बहुत टेस्टी लग रहा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हेल्दी है, जितने चाहो उतने खाओ। जब सुइची और कीरी न्यूबॉर्न बेबीज के रूम में जाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है। तभी उस बच्चे का पेट अचानक फूलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा मशरूम बाहर निकलता है। कीरी और सुइची ये देख शॉक हो जाते हैं। तभी डिलीवरी रूम से केई की आवाज आती है। दोनों तुरंत वहां जाते हैं और देखते हैं कि पूरा रूम मशरूम से भरा हुआ है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है। कीरी पूछती है केई को कहाँ है। डॉक्टर अजीब तरीके से कहता है बच्चों की क्यूटनेस ही उनका वेपन होता है। वो कहते हैं कि वो इन बच्चों की इम्बिकल कॉर्ड कितनी बार काट चुका है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आना चाहता, लेकिन वो हर बार फिर से उग जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा वापस अपनी माँ के पेट में जाना चाहता है। कीरी समझ जाती है कि मशरूम पर बने स्पाइरल्स ने डॉक्टर को भी पागल कर दिया है। डॉक्टर कहता है ये मशरूम ही उनकी कॉर्ड है जो बार बार ग्रो हो रही है। फिर वो एक मशरूम उठाता है और उसे खाने लगता है। उसके लिए वो हेल्दी फूड है और वही मशरूम सबके खाने में डाले जा रहे हैं। इसी वजह से कीरी को उनमें मीट जैसी स्मेल आ रही है। सुइची ऑपरेशन रूम खोलता है और जब वो देखता है वो और भी शॉकिंग होता है। अब केइको को अपने बच्चे के लिए खून चाहिए होता है। डॉक्टर कीरी को पकड़कर उसे केइको के पास ले जाने लगता है। केइको अपनी सुई जैसी जीभ बाहर निकालती है, लेकिन कीरी हट जाती है और वो जीभ सीधा डॉक्टर को गले में लग जाती है। केइको डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। सुइची तुरंत कीरी को लेकर वहां से भाग जाता है। रूम के बाहर दो पेशेंट मशरूम देखकर उन्हें खाने लगते हैं और केइको उन पर भी टूट पड़ती है खून पीने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ टाइम बाद कीरी की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके घर वापस आने की खुशी में उसकी फैमिली एक स्मॉल वेलकम पार्टी करती है, जिसमें सुइची को भी बुलाया जाता है। सुइची कीरी से कहता है तुम्हारा घर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के पास है और वो जगह मरने वालों के स्पाइरल से पॉल्यूटेड हो चुकी है। शाम को सब डिनर के लिए बैठते हैं। सुइची भूखा होने की वजह से खाने पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स अब नहीं रहे। कीरी के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि वो कभी भी उनके घर आ सकता है, लेकिन खाते वक्त सुइची की नजर प्लेट्स पर पड़ती है जिनमें स्पाइरल पैटर्न्स बने होते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है। ये प्लेट्स कीरी के फादर यासुओ ने बनाई होती है। यासुओ कहते हैं तुम्हारे फादर ने ही मुझे बताया है कि असली कला क्या होती है। उन्होंने कहा है कि अपने बर्तन में स्पाइरल बनाओ और तब से मैं वही कर रहा हूँ। डिनर के बाद कीरी की मॉम कहती है कि बेचारा सुइची प्रॉपर्ली खा भी नहीं पाया और मित्सुओ कीरी को बताता है कि उनके डैड अब सिर्फ अजीब स्पाइरल वाले बर्तन ही बना रहे हैं। कीरी उनके रूम में जाकर देखती है, वहाँ हर जगह स्पाइरल शेप के बर्तन पड़े होते हैं, लेकिन उनमें कुछ और भी होता है, जैसे इंसानों के चेहरे। दो चेहरे जो बिल्कुल सुइची के पेरेंट्स जैसे लग रहे होते हैं। यासुओ भट्टी के पास बैठा होता है जहाँ वो बर्तन पका रहा होता है, लेकिन भट्टी के अंदर से रोने की आवाज आ रही होती है, जैसे मर चुके लोगों की आत्माएं उसमें फंसी हो। सुइची वहां आता है और कहता है कि उससे भट्टी के अंदर देखना है, कोई उसे अंदर से बुला रहा है। यासुओ उसे मना करता है, लेकिन सुइची को अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है। वो एक ईंट उठाकर उस भट्टी को तोड़ देता है। अंदर की सारी आत्माएं बाहर निकल जाती है। यासुओ और सुइची वहां से भाग जाते हैं और पूरा रूम आग में जल उठता है। कुछ दिनों बाद टाउन में एक खतरनाक स्टॉर्म आता है। लोगों को घर में रहने की वार्निंग दी जाती है। तेज आंधी और बारिश चल रही होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि स्टॉर्म आगे बढ़ने की जगह इसी टाउन पर रुक जाता है। न्यूज वाले देखते हैं कि क्योको की लाश अब भी एक पोल से चिपकी हुई है, जैसे वो स्टॉर्म में मरी हो। मतलब 1 महीने से लाश वहीं चिपकी है और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। स्टॉर्म अब कीरी के घर के ऊपर रुक जाता है और कीरी को लगता है जैसे कोई उसका नाम बुला रहा है। मित्सुओ भी कहता है ये स्टॉर्म की आंखें हैं जो तुम्हें बुला रही हैं। कीरी को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन तभी सुइची आता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है। तभी एक पेड़ गिरता है उनकी तरफ, लेकिन वो बच जाते हैं। सुइची कहता है ये स्टॉर्म तुम्हारे पीछे है, अगर तुम घर पर रहती तो तुम्हारी पूरी फैमिली मर जाती। सुइची कहता है कि शायद इस तूफान को कीरी से प्यार हो गया, इसीलिए वो उसका नाम पुकार रहा है। तूफान धीरे धीरे कीरी के आसपास के घरों को तबाह करने लगता है और इसी बीच कीरी मलबे में फंस जाती है। एक लड़की
चिक्की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन तूफान उसे कीरी समझ के अपने अंदर खींच लेता है। बाद में उसे नीचे फेंक देता है और वो मर जाती है। तूफान से बचने के लिए कीरी और सुइची एक पुल के नीचे छुप जाते हैं। अगर ये तूफान ऐसे ही चलता रहा तो पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। तभी एक मिरर से तूफान इन्हें देख लेता है और ये लोग तुरंत सीवर में उतर जाते हैं, लेकिन गटर के पानी में एक बड़ा वर्लपूल बन जाता है जो इन दोनों को खींचकर वापस तूफान की तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के ऊपर पहुंचते हैं, पूरा तूफान उस तालाब में समा जाता है और कीरी और सुइची बच जाते हैं। तूफान ने पॉन्ड के आसपास के सारे घर बर्बाद कर दिए होते हैं, इसीलिए कीरी की फैमिली को रहने के लिए उस गरीबों के मोहल्ले में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पुराने टूटे हुए घर होते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि इतने पुराने घर तूफान में कैसे बच गए। वही किसी घर के छेद से कोई आदमी कीरी को घूर रहा होता है। रात को पड़ोस से अजीबोगरीब आवाजें आती है। मित्सुओ कहता है कि उसने सुना है कि इस मोहल्ले में कोई मॉन्स्टर रहता है, शायद ये आवाज उसी की होगी, लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े बड़े हॉरर सीन हो रहे हैं, फिर भी इन्हें मॉन्स्टर पे डाउट नहीं है। अभी दरवाजे पर इनका पुराना पड़ोसी बाबा काशी आता है। उसका घर भी तूफान में टूट गया था, इसलिए वो भी यहाँ रहने आया है। बाबा काशी बताता है कि उनके पड़ोस में एक बुढ़ी औरत और उसके बेटा रहता है। उन्होंने कोई अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से वो थोड़े डरावने लगते हैं और लोग इसी वजह से उन्हें मॉन्स्टर समझते हैं। रात को फिर से रोने की आवाजें आती है, इस बार किसी औरत की। कीरी सोचती है शायद उस बुढ़ी औरत को हेल्प चाहिए। वो उसके घर जाती है। औरत कहती है मेरा बेटा मर गया। कीरी अंदर जाकर उसकी लाश देखती है और डर जाती है। उसके हाथों पर अजीब कांटे स्पाइक्स उग आ चुके हैं। अगली सुबह एम्बुलेंस लाश को ले जाती है और उस बुढ़ी औरत को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाबा काशी कीरी से पूछते हैं कि लाश कैसी थी, लेकिन कीरी बात करने से मना कर देती। बाबा काशी कहते हैं कि उसने घर के अंदर झांका था, वहाँ हर जगह छेद ही छेद बने हुए थे। कीरी वापस घर आती है और वही आदमी जो छेद से झांक रहा था वो बाबा काशी ही होते हैं। वो कीरी को ऑब्सेसली घूर रहे होते हैं जैसे वो उससे पीछे पागल हो। तभी वो नोटिस करता है कि उस बुढ़ी औरत वाली बीमारी उसमें भी फैल गई है। उसके बॉडी पर भी कांटे उगने लगते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और मित्सुआ देखता है कि उनकी दीवार पर भी कांटे उगने लगे हैं। बाबा काशी का पूरा शरीर अब कांटों से भर चुका होता है। वो एक मॉन्स्टर जैसे लगने लगे हैं। वो एक चूहा उठाता है और उसे खा जाता है। फिर वो कीरी की तरफ पड़ने लगता है। कीरी तुरंत बाहर भागती है। बाहर तूफानी हवा चल रही होती है। तभी एक बड़ा पोल उड़ते हुए आता है और सीधे बाबा काची के सिर में घुस जाता है। वो उनके साथ उड़कर गायब हो जाता है। इसके बाद जंगल की तरफ से एक उछलती हुई लाश आती दिखाई देती है। वो यामागुची की डेड बॉडी होती है जो पहले कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अब उसके बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जिसकी वजह से वो जैक इन द बॉक्स की तरह उछल रहा होता है। वो धीरे धीरे कीरी की तरफ बढ़ने लगता है। ये स्प्रिंग उस कार के सस्पेंशन का था जो उसके एक्सीडेंट के टाइम उसके बॉडी में घुस गया था और किसी ने उसे निकाला भी नहीं। इसी वजह से उसकी लाश यहाँ तक उछलते हुए आ पाई। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कीरी की फैमिली अब उन पुराने घरों में शिफ्ट हो चुकी है जो इस टाउन में सदियों से बने हुए हैं, जिन्हें रो हाउसेस कहा जाता है। अब हम तीन लोग को देखते हैं जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं। ये लोग एक टनल के थ्रू कुरोजो टाउन एंटर कर रहे होते हैं। अब तक इस टाउन पर 6 तूफान आ चुके हैं और इसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से कम्प्लीटली कट हो चुका है। किसी को नहीं पता कि अंदर रहने वाले 6000 लोगों का क्या हुआ और ये रिपोर्टर्स वही पता लगाने आए हैं। इनसे पहले भी कई रिपोर्टर्स भेजे गए लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया। जैसे ही ये लोग टनल क्रॉस करते हैं, एक टोर्नेडो इनके पीछे पड़ जाता है और इनकी कार को उठाकर पटक देता है। इस एक्सीडेंट में ची नाम की रिपोर्टर बच जाती है लेकिन उसकी बाकी दोनों साथी मर जाते हैं। ची हेल्प ढूंढने के लिए टाउन की तरफ बढ़ती है लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। रास्ते में उसे कई उल्टी हुई गाड़ियां दिखाई देती है। मतलब पहले आए रिपोर्टर्स का भी यही हाल हुआ है। जब वो आगे बढ़ती है तो पूरा टाउन तबाह हो चुका होता है। उसे आसमान में एक न्यूज हेलीकॉप्टर भी दिखता है लेकिन वो भी टोर्नेडो में फंसकर क्रैश हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे कई सारी लाशों का ढेर दिखाई देता है और टाउन के बीच में ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड भी दिखता है जिसका पानी अब एक बड़े वर्लपूल की तरह घूम रहा होता है। तभी अचानक टाउन का सायरन बजता है और जी देखती है कि उसकी तरफ 4 टोर्नेडो आ रहे हैं। इस वक्त कीरी और मित्सो उसके पीछे दिखते हैं और उसे तुरंत छुपने को कहते हैं। तो देखते हैं कि उन टोर्नेडो के अंदर लोग जो बटरफ्लाई की तरह हवा में उड़ रहे हैं, ये लोग टोर्नेडो की मदद से स्कूल बिल्डिंग पर अटैक करते हैं और उसे गिरा देते हैं। मित्सो एक्साइटेड होकर कहता है ये तो काफी कूल लग रहा है, मुझे भी इनकी गैंग में ज्वाइन होना है। लेकिन कीरी उसे रोक देती है क्योंकि बहुत लोग इन्हें कॉपी करते हुए मर चुके हैं। ची बताती है कि वो टोयो टीवी की रिपोर्टर है। ये सुन मित्सो एक्साइटेड हो जाता है। उसने उसे टीवी पर देखा था। कीरी उसे चुप रहने को कहती है और धीरे धीरे चलने को बोलती है। कीरी ची को एक्सप्लेन करती है इस टाउन में जो 6 तूफान आए थे वो सब ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में जाकर समा गए और अब इस जगह की एनर्जी बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है। अब अगर कोई ज्यादा जोर से बोलेगा तो उसकी आवाज से भी टोर्नेडो बन सकता है। अगर कोई तेज मूवमेंट करे तो भी तूफान एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए अब सब लोग कछुए की तरह धीरे चल रहे हैं और नॉर्मल सांस लेने से बच रहे हैं।
ची कहती है ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा लगता है, जहाँ एक छोटी सी मूवमेंट भी बड़ा तूफान बना सकती है। कीरी उसे अपना रो हाउस दिखाती है जहाँ अब पूरे टाउन के लोग इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि बाकी सबके घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन लोग ची को देखकर कहते हैं यहाँ ऑलरेडी जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ। कीरी कहती है कि सबसे पहले वो यहाँ आई थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। तभी सुइची कहता है स्पाइरल ने सबको पागल बना दिया है। ये सुन एक आदमी गुस्से में आकर सुइची को उठाकर बाहर फेंक देता है। वो लोग कीरी के पेरेंट्स को भी बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब ये सब सोचने लगते हैं कि वो कहाँ जाएंगे क्योंकि हर रो हाउस फुल है ऑलरेडी। ची कहती है जितना जल्दी हो सके हमें इस टाउन से निकलना होगा, लेकिन उन्हें बताया जाता है इस टाउन से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। कीरी के फादर योसो कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर अपनी कला को जिंदा रखूंगा। वो फिर से स्पाइरल वाले बर्तन बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से मिट्टी लेना चाहते हैं। उनकी वाइफ मना करती है क्योंकि वो पॉन्ड अब एक डेंजरस वर्महोल बन चुका है। इधर सुइची अकेला बैठा कहता है सब लोग पागल हो चुके हैं और हम एंड के करीब हैं, कि पूरा टाउन जल्दी ही एक स्पाइरल बन जाएगा। तभी ची कुछ देखकर जोर से चिल्ला देती है और ची की इस चीख से एक टोर्नेडो बन जाता है। वो डर के मारे चिल्लाई थी क्योंकि उसे स्नेल दिख गए थे। कीरी उसे समझाती है कि ये स्नेल्स पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन उजुमाकी के कर्ज ने उन्हें ऐसा बना दिया और अब इनकी गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तभी मित्सो को एक अजीब सी खाने की स्मेल आती है, जैसे कोई मीट पका रहा हो। वो उस स्मेल का पीछा करता है और देखकर शॉक उड़ जाता है। वो टोर्नेडो गैंग होती है जो आग पर स्नेल्स को पकाकर खा रही होती है। पकने के बाद वो उनका फ्लैश खा रहे होते हैं। वो लोग कीरी और मित्सुओस को भी इनवाइट करते हैं तुम भी खाओ, लेकिन कीरी मना कर देती है ये स्नेल्स पहले इंसान थे। गैंग के लोग हंसते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, टेस्ट तो अमेजिंग है। वो कीरी को ऑफर देते हैं हमारी गैंग ज्वाइन करो, तुम्हें क्वीन की तरह रखेंगे। कीरी मना कर देती है। तब गैंग के लीडर कहता है अब हम बटरफ्लाई गैंग नहीं ड्रैगन फ्लाई गैंग है, क्योंकि अब हम मीट खाते हैं। कीरी के फादर उन्हें लड़कियों से दूर रहने को कहते हैं तो गैंग के लोग एक जोर की फूंक मारते हैं और एक टोर्नेडो बना देते हैं। उस टोर्नेडो में कीरी के फादर उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। कीरी गुस्से में एक आदमी को धक्का देती है, वो भी टोर्नेडो में फंस जाता है, लेकिन गैंग के लोग अब टोर्नेडो में उड़ना सीख चुके होते हैं। वो सब अपने अपने टोर्नेडो बनाकर कीरी और ची को भी हवा में उड़ा देते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका टोर्नेडो सीधा ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड की तरफ जा रहा होता है। तभी सुइची एक पोल पकड़कर कीरी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों किसी तरह टोर्नेडो से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाकी गैंग बच नहीं पाती और सब अपने टोर्नेडो के साथ पॉन्ड के वर्लपूल में समा जाते हैं। इसके बाद उन्हें वॉलंटियर्स का एक ग्रुप मिलता है जो 5 दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन अब वो भी इस टाउन में फंस चुके हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो वापस इसी टाउन में आ जाते हैं। एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ पहाड़। एक आदमी टनल से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन टनल कभी खत्म ही नहीं होता। वो धीरे धीरे मुड़ने लगती है और इस पे अंधेरा में खींचने लगती है, इसलिए वो वापस लौट आते हैं। समंदर के रास्ते भी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी बोट तूफान में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इसलिए वो खुद एक नई बोट बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक और ग्रुप बोट लेकर निकल रहा है, लेकिन अचानक समुद्र में एक वर्लपुल बन जाता है और वो सबको निगल लेता है। अब ये क्लियर हो जाता है कि इस टाउन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वॉलंटियर्स कीरी से पूछते हैं कि वो कहाँ रहती है। कीरी बताती है कि सारे रो हाउसेस फुल हैं और उसकी मदर इंजर्ड है, वो चल नहीं सकती। वो लोग अभी अपने पुराने घर के मलबे के पास ही रुके हुए हैं। कीरी की मदर पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा फादर मिले। कीरी कहती है कि उसने बहुत ढूंढना, लेकिन वो नहीं मिले। ये सुन उसकी मदर रो पड़ती है, उसे लगता है वो मर चुके हैं। अब एक वॉलंटियर तानीजाकी कहता है ये जगह सेफ नहीं है, हमें किसी रो हाउस में जाना होगा। वो सब वहाँ जाने लगते हैं और एक बात उन्हें समझ नहीं आती, जब कंक्रीट बिल्डिंग भी टूट गई तो ये पुराने रॉ हाउसेस अब तक कैसे बच गए। कीरी बताती है कि ये घर बहुत पुराने हैं और पूरे टाउन में सिर्फ 7-8 ही ऐसे घर हैं। तानीजाकी कहता है कि उनमें से किसी न किसी में जगह मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वो इतना धीरे चलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक और वॉलंटियर ताकामोटो था जो यहाँ अपने रिलेटिव्स को ढूंढने आया था, लेकिन खुद ही फंस गया। सब लोग बहुत थक चुके होते हैं। तब एक आदमी कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है। जब वो उसकी शर्ट हटा कर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, वो स्नेल में बदल रहा होता है। शुइची कहता है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है और जल्दी ही ये पूरा स्नेल बन जाएगा। वो समझता है कि धीरे चलने की वजह से कर्ज ने उन पर अपना जल्दी असर दिखा दिया है, इसीलिए अब ज्यादा लोग स्नेल बन रहे हैं। ये सुन सब लोग डर जाते हैं और अपनी अपनी पीठ चेक करने लगते हैं। एक और आदमी भी इन्फेक्टेड होता है। तानीजाकी कहता है हमें तुरंत किसी रॉ हाउस में जाना होगा, अब वही सबसे सेफ जगह है। वो लोग एक रॉ हाउस के तलाश में निकलते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत लोग खड़े होते हैं जो अंदर जाने की भीख मांग रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर रहे तो स्नेल बन जाएंगे। लेकिन अंदर वाले लोग उन्हें सीधा मना कर देते हैं, क्योंकि घर के अंदर ऑलरेडी बिल्कुल भी जगह नहीं होती। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर वाले स्नेल बनेंगे या मरेंगे। बाहर
वाले लोग मजबूरन जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो अंदर से 3 लोग अपना सिर बाहर निकाल कर जोर से फूंक मार देते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। फिर ये लोग भी घर की तरफ फूंक मारते हैं, एक लकड़ी से दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। अंदर सच में जगह ही नहीं होती। लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनके शरीर एक दूसरे में उलझ चुके हैं और वो अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। उनके वेट से घर की लेफ्ट और राइट वॉल्स टूट जाती हैं और कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। अब बचने के लिए वो लोग टूटी हुई लकड़ी से घर को साइड में एक्सटेंड करने लगते हैं, जैसे घर को लंबा बना रहे हो। तानीजा को ये आइडिया पसंद आता है। वो कहता है कि अगर हम रो हाउसेस को साइड से एक्सटेंड करते रहे तो हम सबके लिए जगह बन सकती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर वो अंदर गए तो वो भी ऐसे ही उलझ जाएंगे और उनकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन जाएगी। तभी एक टोर्नेडो आता है और उन 2 लोगों को उड़ाकर ले जाता है। तानाजाकी कहता है हम पहले ही नरक में हैं, या तो बाहर मर जाओ या तो अंदर जिंदा सड़ते रहो। तभी समंदर में रेस्क्यू शिप्स दिखाई देती हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, मिलिट्री आ गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सारे शिप्स भी वर्लपूल में समा जाते हैं और सबकी होप खत्म हो जाती है। रात हो जाती है, सबको भूख लगती है। तब एक आदमी को वही स्नेल मीट मिलता है जो ड्रैगन फ्लाई कैंग खा रही थी। वो पता था कि ये इंसान का मीट है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो स्नेल का मीट खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें वो सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी लगता है। अब वो अपने साथी ओकामोटो को देखने लगते हैं, सोचते हैं जब ये स्नेल बनेगा तो इसे भी पकाकर खा लिया जाएगा। वो कीरी को भी मीट ऑफर करते हैं। कीरी पहले हेसिटेट करती है, लेकिन जब वो देखती है शियुइची ही खा रहा है तो वो भी मान जाती है। कीरी थोड़ा मीट अपने माँ के लिए ले जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है मित्सुओ अकेला है। वो बताता है कि एक टोर्नाडो उसकी माँ को उड़ा के ले गया। जब वो मित्सुओ की पीठ देखते हैं तो उस पर भी स्नेल कर शुरू हो चुका है। कीरी कहती है अगर हम मित्सुओ के फुल स्नेल बनने से पहले यहाँ से नहीं निकले तो शायद वो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता, और फिर वो अपने पेरेंट्स को भी ढूंढने का प्लान बनाती है। टनल और समुंदर से तो वो जा नहीं सकते, इसलिए वो पहाड़ों के रास्ते निकलने का प्लान बनाते हैं। वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुईची बार बार कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़कर वो देखते हैं सारे रॉ हाउसेस ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के आसपास ही बने हुए हैं। उन्हें तानिज़ुकी भी दिखाई देते हैं जो अभी भी घर एक्सटेंड कर रहा होता है। वो उन्हें देखकर चिल्लाता है मैं इसे बड़ा बना दूंगा, तुम लोग भी आ जाना। उसकी चीख से एक और टोर्नेडो बन जाता है और वो उनकी तरफ आने लगता है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है। अजीब बात यह है टाउन में बिजली नहीं है, फिर भी सायरन रोज टाइम पर बजता है। वो लोग जंगल के अंदर बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें एक ग्रुप सामने से आता दिखाई देता है। वो सोचते हैं ये नए लोग हैं, लेकिन वो ताकामोतो और उसका ग्रुप होता है। ताकामोतो कहता है हमें हमने तुम्हें पहाड़ चढ़ते हुए देखा, हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग उनके सामने आ गए। मतलब क्लियर है, सारे रास्ते घूमकर वापस टाउन में ही ले आते हैं। अब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो एक बड़े सर्कल में घूम रहे हैं। सुबह तक एक आदमी पूरी तरह स्नेल बन जाता है। ये देख ताकामोतो के ग्रुप वाले खुश हो जाते हैं। वो उसे कच्चा ही खाने का प्लान बना लेते हैं। वो स्नेल अपने शेल के अंदर छुप जाता है तो एक आदमी उसके शेल में अपना सर डाल के उसे खाना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे पूरा अंदर घुस जाता है और अकेले ही पूरा स्नेल खा जाता है। बाकी लोग उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर खींचने लगते हैं ताकि उन्हें भी कुछ खाने को मिल सके। ची कीरी से कहती है हमें इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि मित्सुओ भी अब स्नेल बन रहा है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक कटा हुआ पेड़ देखते हैं जिसपे स्पाइरल पैटर्न बना होता है। शिवची उस स्पाइरल में अपने फादर को देखने लगता है और डर जाता है। अब पूरा जंगल ही एक जाइंट स्पाइरल जैसा लगने लगा है। कुछ देर बाद उन्हें टाकामोटो का ग्रुप फिर से मिल जाता है। वो पूछते हैं मित्सुओ की पीठ इतनी फूली हुई क्यों है। कीरी झूठ बोल देती है, उसने अपनी पीठ पर पैक लटकाया हुआ है और वो उन्हें मित्सुओ के पास आने नहीं देती। सुइची मित्सुओ को अपनी पीठ पर बैठा लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मित्सुओ पूरी तरह से स्नेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ताकामोतो का ग्रुप उसे खाने की सोचने लगता है। ये तीनों मित्सुओ को लेकर भागते हैं, लेकिन उनके सामने एक खाई आ जाती है। कीरी मजबूरी में मित्सुओ से कहती है तुम नीचे रेंगो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगी। मित्सुओ अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कीरी उसे जोर से धक्का देकर नीचे भेज देती है। मित्सुओ नीचे चला जाता है और कीरी से प्रॉमिस करता है कि वो उसका वेट करेगा। ये लोग आगे बढ़ते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि मित्सुओ अभी भी उनके साथ है। टाकामोतो का ग्रुप फिर से उनके पास आ जाता है। वो मित्सुओ को कच्चा खाना चाहते थे जैसे पहले उस स्नेल को खाया था। फिर वो लोग अपने शरीर को भी स्पाइरल शेप में मोड़ना शुरू कर देते हैं। शुइची समझ जाता है अब इन पर भी स्पाइरल कर्ज लग चुका है। ये तीनों वापस टाउन की तरफ आते हैं। जो वो देखते हैं वो और भी शॉकिंग होता है। लोगों ने रॉ हाउसेस को इतना एक्सटेंड कर लिया कि पूरा टाउन अब एक जाइंट स्पाइरल स्ट्रक्चर बन चुका है। शुइची कहता है जब हम पहाड़ पर थे तब टाइम अलग चल रहा था, यहाँ टाउन में शायद सालों का वक्त बीत चुका है। वो कहता है शायद कई सालों पहले भी ये टाउन ऐसे ही था और धीरे धीरे टूट कर नॉर्मल बना और अब फिर से अपने ओरिजिनल स्पाइरल फॉर्म में आ गया है। ये लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। कुछ जगह लाशों का ढेर लगा होता है जिन्हें बाहर फेंक दिया गया है। उन्हें तानीजाकी मिलता है जो लाशों को हटा रहा होता है। वो कहता है ये जगह एक भूल भुलैया बच चुकी है, लेकिन काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कीरी पूछती है क्या तुमने मेरे मॉम डैड को देखा। तानाजाकी कहता है मैंने सुना है कि एक कपल ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के पास मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वो शायद जिंदा है। ये सुन कीरी खुश हो जाती है और वो लोग पॉन्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। मीनवाइल तानाजाकी सोचता है
मैं खुद कभी पॉन्ड तक नहीं पहुंच पाया, ये कैसे पहुंचेंगे? रास्ते में एक जगह रास्ता बंद होता है तो ये लोग टूटे घर के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ लोग अभी भी घर एक्सटेंड कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। कीरी पूछती है अगर ये टाउन का ओरिजिनल फॉर्म है तो लोगों ने इसे स्पाइरल में क्यों बनाया होगा? सुइची कहता है शायद ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, हर 100 साल में ये कर्ज एक्टिवेट होता है और लोग बचने के लिए स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कीरी पूछती है कि इस बात का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सुइची कहता है शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा जो अगली जनरेशन को बता सके। तभी आसमान में फिर से स्पाइरल बनता है, किसी ने डेड बॉडीज जलाई होती है और धुआं पॉन्ड की तरफ जा रहा होता है। ये लोग उसे धुएं के पीछे करते हुए पॉन्ड की तरफ फंस पड़ते हैं। एक और टूटे घर से गुजरते वक्त ची पीछे रह जाती है और लकड़ियां उस घर को सील कर देती हैं। सब लोग चिल्लाते हैं स्पाइरल कंप्लीट हो गया, मतलब अब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अंदर से आवाज आती है जैसे सब लोग लुढ़कते हुए स्पाइरल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सुइची गेट खोलता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अब कीड़ी और सुइची भी अंदर बढ़ते हैं और फाइनली ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब पॉन्ड सूख चुका होता है और अब वहाँ एक गहरा कुआं बना होता है जिसमें सब लोग उतर चुके हैं। कीरी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है लेकिन सुइची उसका हाथ पकड़ता है, हम साथ में ही जाएंगे। दोनों नीचे उतरते हैं। रास्ते में एक आदमी की लाश मिलती है जो अचानक जिंदा हो जाती है और कीरी की पैर पकड़ लेती है। वो कहता है मुझे भी नीचे ले चलो, वहाँ कुछ अमेजिंग है। सुइची उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे चिपक जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कीरी भी जल्दी जल्दी नीचे उतरती है और जो वो देखती है वो सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। नीचे एक जाइंट स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो फिसल कर नीचे गिर जाती है लेकिन उसे चोट नहीं लगती। ये एक पुरानी र्यूइंड स्पाइरल बिल्डिंग होती है और इसका फ्लोर बना होता है लाशों से। ये सब लाशें एक्चुअली इसी टाउन के लोग थे जो अब तक पूरी तरह स्पाइरल बन चुके हैं। कीरी अब सुइची को ढूंढने लगती है और देखती है कि ये लाशें धीरे धीरे पत्थर बन रही हैं। यहीं उसे अपने मॉम डैड भी मिलते हैं जो पूरी तरह से स्टोन बन चुके हैं। ये देख कीरी टूट जाती है और रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद उसे सुइची भी मिल जाता है। सुइची कहता है ये स्पाइरल स्ट्रक्चर धीरे धीरे नीचे गिरता है और ऊपर के सब लोग को अपने अंदर खींच लेता है। कीरी पूछती है अगर ये सच है तो अब हमारा क्या होगा? सुइची कहता है मैं अभी सुसुमाकी गढ़ से लड़ नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो तो मैं यहाँ भागने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन तुम चाहो तो यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती हूँ। फिर वो रुक कर कहता लेकिन मुझे लगता है इस कर्ज का साइकिल अब खत्म होने वाला है। कीरी धीरे से कहती है अब मुझ में भी ताकत नहीं बची लड़ने की, मैं यहीं तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं एक दूसरे की बाहों में उनका अंत हो जाता है। उसके बाद वो स्पाइरल स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऊपर उठता है और उस कुएं को सील कर देता है। फिर वहां दोबारा एक तालाब बन जाता है और इसी तरह इस टाउन पर लगा हुआ कर्ज टेम्परली खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का मतलब ये निकलता है कि इस टाउन के नीचे कोई अननोन एंटिटी है, चाहे उसे मॉन्स्टर बोलो या कोई एलियन, जो हर 100 साल में जगता है और इस टाउन के लोगों को पागल कर देता है। वो लोग स्पाइरल के ऑब्सेशन में फंस जाते हैं, अजीब हरकतें करते हैं और एंड में सब लोग खींच कर उसी कुएं के अंदर ले जाए जाते हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के नीचे ही बना हुआ है। इसलिए मरे हुए लोगों का धुआं भी हमेशा उस पॉन्ड में जाता है। ये कर्ज चाहता है कि लोग स्पाइरल शेप में घर बनाएं ताकि उन्हें एक जगह जमा करके आसानी से निकला जा सके, और जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें ये कर्ज स्नेल बना देता है ताकि डर के मारे वो भी घरों के अंदर ही आ जाए। मतलब अगर शिवजी और कीरी थोड़ी देर और जंगल में रहते तो शायद वो बच सकते थे, लेकिन ये कर्ज कई सालों तक चलता और जो लोग बाहर होते वो भूख से ही मर जाते। इसीलिए इस कर्ज से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। तो दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो उज़ुमाकी मांगा जरूर पढ़ना, वहाँ सब कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन है। मेरे हिसाब से लास्ट एपिसोड इतना भी बुरा नहीं था, एंडिंग तो काफी अच्छे से अडेप्ट किया गया है। हाँ, पहले एपिसोड जैसी एनिमेशन क्वालिटी बाकी एपिसोड में देखने को नहीं मिली तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं तुम्हें एक कोड बता रहा हूँ, मास्टरपीस। इस कोड को कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो तुमने पूरी देखी है।